अब आ जाए ये एक और बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पे जितने आपको थ्योरी नजर आ रही है ये वाली, दिस इज अबाउट दीज मोशंस, ठीक है, दीज फोर्सेस है जो यहाँ पे गिवन है। आपको यहाँ पे एक और बॉडी यहाँ पे दी हुई है, ये कोई लेडी है या जो भी है कार चला रही है, और इस कार के ऊपर यहाँ पे दो फोर्सेस उसने मेंशन किए। वैसे यहाँ पे एक और फोर्स है जो कि मेंशन नहीं किया, वो क्या है, एयर रेजिस्टेंस है बिटवीन द, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द सरफेस ऑफ द रोड एंड बिटवीन द सरफेस ऑफ द टायर्स, लेकिन वो मेंशन नहीं किया। यहाँ पे दो, एक इंजन की फोर्स है जो कि फॉरवर्ड एक्ट कर रही है, और एक एयर रेजिस्टेंस है जो कि बैकवर्ड एक्ट कर रही है। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस का ताल्लुक ये थोड़ा सा इस तरह, आप रुके हुए हैं तो हवा, एयर रेजिस्टेंस आपको नज़र नहीं आ रही होगी, हवा नहीं चल रही होगी। जैसे हम मोशन शुरू कर लेते हैं तो जैसे जैसे आप स्पीड पकड़ते हैं उस हिसाब से ये रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये समझ लो कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जैसे आपकी मोशन बढ़ रही है वैसे वैसे ये रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, ठीक है। ओके, तो ये एग्जैक्टली ऐसे दिया हुआ, उसमें सच कोई चीज़ इसमें नहीं है। अच्छा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस है, फ्रैक्शन है, ये जो चीज़ हमने मेंशन की है, इस एयर रेजिस्टेंस को जो मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा जो आप पहले कह रहे, दिस इज एयर रेजिस्टेंस, अ फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन काज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द एयर। फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग, स्पेशली फॉर मोशन थ्रू द लिक्विड्स। लिक्विड के अंदर या एयर रेजिस्टेंस, इन दोनों को हम ड्रैग कहते हैं, ठीक है। The air drag on the object producing a force that acts in the opposite direction to the object's motion, यानी एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस। इस तरह से वाटर के अंदर जो रेजिस्टेंस पाई जाती है उसको भी ड्रैग कहते हैं। तो एयर के रेजिस्टेंस को भी हम ड्रैग कहते हैं, वाटर रेजिस्टेंस को भी हम ड्रैग कहते हैं। दूसरी चीज जो सॉलिड फ्रिक्शन है, मैंने पहले बताया कि दो सॉलिड बॉडीज के दरमियान, कोई जैसे टायर और रोड, टायर भी एक सॉलिड बॉडी है और रोड भी एक सॉलिड बॉडी है। अगर आप अपने दोनों हाथों को मल रहे होते हैं आपस में तो ये भी सॉलिड रेजिस्टेंस है। अगर मतलब जितने सॉलिड बॉडी, सॉलिड सरफेसेस जब एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही होती हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स को हम वैसे उसको भी फ्रिक्शन कहते हैं, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स ही है, लेकिन वो सॉलिड फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड, ये यहाँ पे मेंशन किया, सॉलिड फ्रिक्शन भी उसको कहते हैं। ये ज़हन में रख लीजिएगा कि जब भी हारिस आप ऑनलाइन हैं? अच्छा, ठीक है। कोई समझ आ रहा है आपको? ये इजी है, इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और है कि जब ये आप गाड़ी को चला रहे होते हैं तो टायर्स और रोड जो है आपस में घिस रहे होते हैं। एक्चुअली ड्यूरिंग दिस मोशन, ये जो आपके मोशन को ये रोड स्टॉप कर रही होती है, टायर्स आगे की तरफ रोलिंग कर रहा होता है, जबकि जो रोड्स है उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा होता है। तो एक्चुअली आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो रही होती है ड्यू टू दैट फ्रिक्शन, और वो एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। अगर आप ये टायर और रोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ठीक है, ये अगर आप गाड़ी चला रहे होते हैं 1 घंटा चला के फिर आप गाड़ी रोक लें और फिर आप टायर्स को टच करें, देख लें कि टायर्स कितने गर्म हो चुके होते हैं। इसलिए कि जो फ्रैक्शनल फोर्स होती है जो कि टायर्स और रोड्स के दरमियान होती है, वो क्या करते हैं, वो मोशन को स्टॉप कर रहे होते हैं, स्लो कर रहे होते हैं, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहे होते हैं। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही होती है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। और इसलिए कुछ अरसे के बाद आपको गाड़ी के टायर जो वो चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि घिस जाते हैं हीट की वजह से, इन चीज़ों की वजह से। तो इतनी सी बात है, इसमें सच कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको भी ज़रा देख लें। फोर्स हैं, पुश और पुल को भी हम कहते हैं। फोर्स की बहुत सारे डेफिनेशन आप कर सकते हैं। एक आप कहते हैं कि द पुश ऑन अ बॉडी और पुल ऑन अ बॉडी, द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर बॉडी, ठीक है, ये सारे। फिर हम ये कहते हैं कि अगर न्यूटन सेकंड लॉ मोशन से हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि फोर्स वो एजेंट है विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। फोर्स इज दैट एजेंट विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। यानी फोर्स क्या है, जब किसी इज इक्वल टू एम ए, यानी अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ जाएगी।
फोर्स के एप्लीकेशन से बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस हो रही है। और वो मोशन क्यों प्रोड्यूस हो रही है? एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम कहते हैं कि फोर्स वो एजेंट है या वो आमिल है या वो चीज़ है जो किसी बॉडी के अंदर मोशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स कहते हैं। तो बहुत सारे उसके डेफिनेशन है। 1 न्यूटन मैंने पहले बताया। अ फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव अ मास 1 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। 1 किलोग्राम बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वो 1 न्यूटन फोर्स है। एयर रेजिस्टेंस है, हवा की वजह से जो हवा जो मूविंग बॉडी के अगेंस्ट एक्ट कर रही होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। फ्रिक्शन कहते हैं द फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन टू सरफेसेस रब ओवर वन अनदर। और एक आसान तरीका ये है कि अगर आप अपने दो हाथों को जोर जोर से मल ले तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों हाथ एक दूसरे के मोशन को स्टॉप कर रहे होते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है और आपके हाथ गर्म हो रहे होते हैं। ड्रैग मैंने पहले बताया, फ्रिक्शन अगर दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ टाइट मल रहे होंगे अब ना, तो वो हाथ गर्म हो जाते हैं। तो असल में होता क्या है कि वो जो फ्रिक्शन है ना, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप कर रही होती है ना। तो एक्चुअली आपकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है थर्मल एनर्जी में। यू गॉट दिस? ठीक है, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी। अब मोशन के अगेंस्ट है तो काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए ना, एक गाड़ी अगर रुकी हुई है, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां से आएगी? नहीं होगी ना। जब गाड़ी चलेगी, बंदा चलेगा, बॉडी मूव करेगी, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स होगी। तो इसका मतलब ये कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करने के लिए प्रोड्यूस हो रही होती है। अब काइनेटिक एनर्जी जब स्टॉप हो रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, कि एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जो एनर्जी जो है वो न तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिंपल इतना सा है, ठीक है। सॉलिड फ्रिक्शन, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। दो सॉलिड बॉडीज, अगर दो सॉलिड सरफेस एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही है तो दे आर ट्राइंग टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर, और उसकी वजह से जो उसकी वजह से उसी फोर्स को हम फिर क्या कहते हैं? सॉलिड फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये तो हमारे पास चीज़ें आ गई है। अब आ जाइए अनबैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ये वो चीज़ है जो कि मैंने थोड़ा बहुत पहले आपको एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे, कि जब भी दो अनबैलेंस फोर्सेस है, जो कि पहले हमने बहुत सारा जिक्र किया कि इधर फोर्स इधर से 2 न्यूटन लग रही है, इधर से जो है वो 3 न्यूटन लग रही है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। अब जब 1 न्यूटन फोर्स आएगी तो ये बॉडी मूव करेगी। जब मूव करेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब भी बॉडी मूव करने लगती है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्सेस हैं, तो अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से नेट कोई फोर्स आ जाती है, रिजल्टेंट फोर्स लाजमी आती है। अगर मैं ये ले लूं कि भाई यहां से 2 न्यूटन है सपोज करें, यहां से 2 न्यूटन है सपोज करें, यहां से 2 न्यूटन है सपोज करें, और यहां से 2 न्यूटन है सपोज करें, तो इस सूरत में ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती है। दिस विल कैंसिल आउट विद दिस वन, एंड दिस फोर्स जो हमारे पास आ रही है, ये वाली जो फोर्स है, ये वाली विल कैंसिल आउट विद दिस वन। रिजल्ट में नेट फोर्स कोई नहीं, बॉडी अपनी जगह पे यहीं पे रहेगी, कहीं मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ से कोई एक फोर्स को कम कर दे, सपोज करें इसको 1 न्यूटन कर दें, इसको जब 1 न्यूटन कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे और इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन से ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी, इस तरह से आगे की तरफ जाएगी, तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जो अनबैलेंस फोर्सेज हैं वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, एक 2 कार्स दी हुई है। एक इंजन की फोर्स है जो आगे की तरफ लग रही है, आ गई समझ में ना। ये वाले, इस वाले में थोड़ा सा अगर आपको कुछ आइडिया है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ, यहाँ पे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। देखें इसमें क्या होगा, ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है और या आहिस्ता आहिस्ता यू घूम के आएगी, टर्न करेगी इस तरीके से।
यहाँ पे टर्न की में जब भी कोई टर्न आता है, इस तरीके कोई टर्न आता है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही होती है। ये सेंटर है सब, एक किस्म का। अगर आप ये हाफ सर्कल है या क्वार्टर सर्कल है, अगर आप इसको कंप्लीट कर देंगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा, तो उसका एक सेंटर बन जाएगा। तो जो फोर्स लग रही होती है, जो कि मैंने पहले बताया सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, वो एनवर्ड एक्ट कर रही होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। जैसे ये टर्न है, अगर आप इसको कंप्लीट कर देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, तो उसका एक सेंटर बन जाएगा, एक सेंटर बन जाएगा। तो ये फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। इसलिए ये बॉडी आप देखें कि आहिस्ता 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 घूमने लगती है, क्योंकि फोर्स अंदर की। लेकिन यहाँ पे ज़हन में रख लीजिए कि यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही है। एक ये फोर्स है जो कि इनवर्ड है, एक आउटवर्ड फोर्स है। अगर आप ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो आप इस टर्न को, इस मोड़ को टर्न नहीं कर सकते, बल्कि आपकी गाड़ी फिसल जाएगी आगे जाके। वजह होती है कि जब आप गाड़ी को टर्न कर रहे होते हैं तो रोड और टायर्स के दरमियान जो फ्रैक्शनल फोर्स होती है, एक्चुअली वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। अगर आपको ये डायग्राम आपको अगर नज़र आ रही है, इसमें ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, एक्चुअली ये फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स है। ये रोड और टायर के दरमियान जो फ्रैक्शनल फोर्स है उसको रोक रही होती है कार को बाहर फिसलने से। अगर ये रोड्स गीले हैं तो ये टायर फिसल जाएगी, रोड फिसल जाएगी, सॉरी कार फिसल जाएगी, इसलिए कि रोड्स में वो फ्रैक्शनल फोर्स ही नहीं है कि इसको रोक सके, तो गाड़ी फिसल जाती है। जब ड्राई रोड होता है तो आप ज़्यादा स्पीड में भी गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर आप गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोड गीले हो जाएंगे तो लिमिट आपकी कम हो जाएगी, फिर आप उसकी स्पीड आपको और ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, इसलिए कि वेट रोड्स पे फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड रोड्स कम हो जाती हैं। फिर ये वाली ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है, ये फोर्स कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा स्लो करके गाड़ी को टर्न करना होता है। तो ये इतनी सी बात है। फोर्स इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमेशा के लिए टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट कर रही होती है, तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल प्रोड्यूस होती है। जहन में रख लीजिए कि जब भी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही होती है उसी डायरेक्शन में हमेशा के लिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये इतनी सी बात है। इसमें ये जो चीज़ें जो समराइज वी हैव सीन व्हाट सेवरल थिंग्स अबाउट द फोर्सेस है। They can be represented by the arrow. A force has a direction shown by the direction of the arrow. A force can make an object change speed है। अगर आप फोर्स लगाते हैं तो स्पीड आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कार में अगर आप स्लोली जा रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी स्पीड बढ़ जाए, तो आप एक्सेलरेटर दबा देते हैं गाड़ी की और गाड़ी भागनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप फोर्स को बढ़ाते हैं। एक्चुअली इंजन की जो लगाई जाने वाली फोर्स है वो आप बढ़ाते हैं। इसे अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग है। आप ये कर सकते हैं कि जब आप किसी फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन को चेंज करते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल लगा के बॉल आपको फेंकता है, वो आपके विकेटों पे आ रही होती है, आप उसको बैट के ज़रिए फोर्स लगा के आप उसको रोड से ग्राउंड से बाहर फेंकते हैं छक्के के लिए। तो बॉल कहाँ जा रही थी? आपके विकेटों में आ रही थी और आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, आपने डायरेक्शन फोर्स लगा के आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। हॉकी फुटबॉलर्स जो होते हैं वो दूसरे को बॉल एक डायरेक्शन में, कभी दूसरे डायरेक्शन में, मुसलसल उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं यूजिंग देयर फीट्स, यूजिंग देयर फोर्स बाय यूजिंग देयर फीट्स। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्स जो है डायरेक्शन को भी चेंज कर रही होती है। इसलिए फोर्स की जो एक डेफिनेशन है ना वो ये भी है, फोर्स इज दैट एजेंट व्हिच प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी और टेंड टू प्रोड्यूस, stop the motion of a body or tend to stop, change the direction of a body or tend to change। tend का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात आप फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन आप मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक बड़ा ट्रक है और एक छोटा बच्चा उसको धक्का दे रहा है, तो ये तो नहीं कि बच्चा फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन ट्रक का वजन इतना ज़्यादा है कि वो बच्चे की जो फोर्स है उसके मोशन के लिए काफ़ी नहीं है। तो टेंड टू प्रोड्यूस का मतलब ये है। बाज़ औक़ात आप जो है यानी किस बॉडी के मोशन को स्टॉप करना चाहते हैं लेकिन आप स्टॉप नहीं कर सकते। आप कोई
ट्रॉलर है या कोई चीज़ है वो चलने लग गया और आप पीछे पड़े हुए कि नहीं मैं उसको रोक रहा हूँ, तो कभी नहीं रुकेगी, इसलिए क्या कि फोर्स काफ़ी नहीं है उसको रोकने के लिए। तो आप फोर्स तो लगा रहे होते हैं लेकिन वो आप रोक नहीं सकते, उसके मोशन को स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये फोर्स, अनबैलेंस फोर्सेस का जो टॉपिक था वो हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है।